दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में आज एक नई ऊर्जा के साथ फिर से नागवंश शासक को लेकर के प्रारंभ करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग नागवंश छोटा नागपुर का नागवंश पढ़ने का प्रयास किया था और महत्वपूर्ण शासकों को हमने जानने का प्रयास किया। किस प्रकार से नागवंश राज्य की स्थापना होती है, संस्थापक कौन थे, इन तमाम बातों की चर्चा हमने कर ली थी। फनी मुकुट राय आप जानते हैं कि नागवंश के संस्थापक थे। उसके बाद एक लंबी लिस्ट आपको श्रृंखला मैंने दिया था। 13वां आप सुंदर राय और 14वां जो थे, 14वां जो राजा थे मुकुंद राय थे। नागवंशी शासक का 13वां जो राजा था सुंदर राय और 14वां मुकुंद राय साहब थे। उसके बाद हमने यहां से आज से क्लास शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी कल हमने पढ़ा वो सारा के सारा अपने नाम में राय की उपाधि धारण करते थे। सुंदर राय, मुकुंद राय। अब जो है एक ऐसा नागवंश शासक जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करता है, वह शासक होता है भीमकर्ण। आइए भीमकर्ण के बारे में शुरुआत करते हैं। भीमकर्ण दिखाई पड़ रहा है? भीमकर्ण देख पा रहे होंगे। भीमकर्ण, ये जो भीमकर्ण है इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए 1095 से 1184 ईस्वी तक। 1095 से 1184 ईस्वी तक शासन किया। कौन? भीमकर्ण। ठीक है। अब हम लोग इस भीमकर्ण के बारे में जानेंगे। इससे पहले जितने भी शासक पढ़े सारे के सारे नाम में राय की उपाधि धारण करते थे। तो पहला जो काम इन्होंने किया वह किया राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। कर्ण की उपाधि धारण की। सबसे जो पहला काम भीमकर्ण साहब किए, अपने उपाधि को बदले। कर्ण की उपाधि, कौन सी उपाधि? तो कर्ण की उपाधि। ठीक है। अब जो ये भीमकर्ण एक ऐसा शासक थे, ऐसा माना जाता है कि नागवंश का सबसे प्रतापी शासक थे। प्रतापी शासक हम उसे कहते हैं या उसे कह सकते हैं जो अपने दम पर, अपने प्रतिभाशाली क्षमता पर अपने एक बड़े साम्राज्य को विस्तार कर सके, क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य में मिला सके। उनका कथन ही कानून, वह जो कहते थे वो कानून बनता था। मतलब एक ऐसा प्रतापी शासक थे भीमकर्ण। तो अगर सवाल पूछा जाए कि नागवंशों का सबसे प्रथम प्रतापी शासक कौन थे, तो ये कौन थे आपका? भीमकर्ण। तो हम यहां लिखते हैं प्रथम प्रतापी शासक। प्रथम प्रतापी शासक। देख पा रहे हैं आप लोग? प्रथम प्रतापी शासक दिख रहा है? गुड। प्रथम प्रतापी शासक, ये हम देख रहे हैं कि भीमकर्ण जो थे वह प्रथम प्रतापी शासक थे। यहां से सवाल बनेगा आपका कि नागवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो भीमकर्ण था। अब क्या हुआ कि भीमकर्ण साहब जैसे गद्दी पर आते हैं तो कुछ युद्ध करते हैं, कुछ युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध का जो नाम होता है वह बरवे का युद्ध होता है। अब एक युद्ध लड़ते हैं, बरवे का युद्ध। बरवे का युद्ध। इस बरवे के युद्ध में
दो फेस कौन कौन लड़ते हैं भाई? तो एक भीमकर्ण वर्सेस बर्वे का युद्ध जो हो रहा है आपका, भीमकर्ण वर्सेस सरगुजा के हेवंशीय, सरगुजा के हेवंशीय रक्सैल शासक, रक्सैल शासक। तो ये जो रक्सैल शासक के बीच में, सरगुजा के हेवंशीय रक्सैल शासक के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, बर्वे का युद्ध। और यह युद्ध जब लड़ते हैं तो बड़ी सफलता पूर्वक इस युद्ध को भीमकर्ण जीत लेते हैं। तो यहां देखते हैं कि भीमकर्ण इस युद्ध को जीत हासिल होती है, जीत जाते हैं, जबकि ये जो सरगुजा के हेवंशीय शासक थे ये हार जाते हैं। इनको हार मिलती है और इनको जीत मिलती है। और जैसे ही जब बर्वे के युद्ध में जब जीतते हैं तो वहां से कुछ इन्हें हासिल मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज क्या मिला था कि वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो यहां से हम लिखते हैं कि यहां से क्या मिला इनको जीत के बाद? वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई। इसे याद रखेंगे क्योंकि ये वासुदेव की मूर्ति क्या मिली? वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई। कहां से? बर्वे से। अब इस युद्ध से बर्वे इसके कब्जे में आ गया, भीमकर्ण के कब्जे में आ गया। टोरी भी जीत लिए। तो मतलब टोरी और बरवा, जो टोरी आप जान रहे लातेहार, टोरी और बरवा ये क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। ये बरवा पर अधिकार कर लेते हैं इन दोनों क्षेत्रों पर। अब यहां देखते हैं दोनों क्षेत्र कौन कौन? टोरी, देख पा रहे हैं आप लोग? टोरी और बरवा पर अधिकार कर लेता है, बरवा पर अधिकार। ठीक है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि एक अपना राज्य का विस्तार कर रहे हैं। प्रतापी शासक थे ही, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके कारण देख रहे हैं कि टोरी भी इनके कब्जे में आ गया, बरवा भी इनके कब्जे में आ गया। इस प्रकार से देखते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, अपने शासनकाल में एक जो महत्वपूर्ण निर्माण कराई वह था भीम सागर का निर्माण। अब यहां एक हम बात करते हैं, इन्होंने भीम सागर का निर्माण कराया। निर्माण किस चीज की कराई? तो भीम सागर। यह सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। भीम सागर, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया था। और सबसे बड़ी खास बात हम लोग देखे थे कि इससे पहले जो राजधानी थी वो कहीं ना कहीं चुटिया थी। इससे पहले जो राजधानी थी चुटिया थी। और ये क्या करते हैं साहब कि चुटिया से राजधानी परिवर्तन करके खुखरा कर लेते हैं। मतलब ऐसी इसकी राजधानी जो थी, राजधानी परिवर्तन, ये खुखरा। राजधानी इनका कहां था? हम यहां से लिख देते हैं, राजधानी ये चुटिया से कहां कर लेते हैं? खुखरा। राजधानी इनका हो गया खुखरा। हम खुखरा लिख दे रहे हैं। चुटिया से, चुटिया की जगह पर राजधानी अपना स्थानांतरित कर लिया, क्या? खुखरा नाम रख लिए, खुखरा स्थानांतरित कर दिया, तो राजधानी खुखरा को बनाया। यहां तक ऐसा माना जाता है कि 1122 ईस्वी में यह राजधानी बनाए थे। 1122 ईस्वी में राजधानी बनाए थे। ठीक है, 1122 ईस्वी में यह राजधानी बनाए थे खुखरा को। अब इसके बाद मतलब भीमकर्ण से इतना महत्वपूर्ण सवाल आपका बन सकता है। इससे बाद हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे रक्सेलों, ये हमारे जो नागवंशी शासक थे, क्रमबद्ध रूप से आते चले गए और कुछ ना कुछ राज्य को देते चले गए, कुछ ना कुछ अपना योगदान भी देते चले गए। ये हमारा भीमकर्ण के बारे में इतना सवाल आपसे उम्मीद की जाएगी। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसे आप लिख लीजिए फटाफट।
अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे शिवदास कर्ण के बारे में, शिवदास कर्ण। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग शिवदास कर्ण के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण शासक है। वैसे आप जानेंगे कि नागवंश का 62 शासक हुए, तो उन 62 को पढ़ना नहीं है, महत्वपूर्ण शासकों को देखना है। आइए शुरुआत करते हैं भीमकर्ण की जगह, उसके बाद हम लोग देखेंगे शिवदास कर्ण के बारे में। शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण, ठीक है। शिवदास कर्ण इनके बाद अब देखिएगा कि इससे पहले भी कई शासक आए। इनका जो 1399 से 1427 ईस्वी तक शासन काल रहा। कहां? 1399 से 1427 ईस्वी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1399 से 1427 ईस्वी इनका शासन काल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भारतीय इतिहास के किस कालखंड से जुड़ता है। तो आप देखेंगे कि लोधी वंश के शासनकाल से जुड़ रहा है। तो यहां हम देखेंगे इन शिवदास कर्ण के बारे में दो बातें हम इनका देखेंगे शिवदास कर्ण जी के बारे में। एक तो 1399 से 1427 ईस्वी तक ये शासन किए। दूसरा बात हम लोग यहां देखेंगे कि 1401 ईस्वी में 1401 ईस्वी में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया। हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया। तो ये जो हापा मुनि मंदिर का जो निर्माण किया वो कहां किया? घाघरा में। कहां किया? घाघरा में। और ये घाघरा किस जिला में है? तो गुमला जिला। तो हम यहां लिख दे रहे हैं हापा मुनि मंदिर का निर्माण घाघरा में किया, ठीक है। अब ये जो घाघरा है, घाघरा आपका कहां है आपका भाई? तो ये गुमला, हम लिख दे रहे हैं यहां पे गुमला। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि घाघरा जो आपका गुमला जिला में स्थित है। तो इसका मतलब हुआ सीधे सीधे हापा मुनि मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में। कब बनी थी? 1401 ईस्वी में। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में? शिवदास कर्ण के शासनकाल में। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट जो आता है वह लोधी वंश के समकालीन थे। यहां हम देखेंगे लोधी वंश के समकालीन भी आगे जाता है, लेकिन यहां आप देखेंगे कि शिवदास कर्ण जो है, शिवदास कर्ण के समय में ही इसी मंदिर में, ये हापा मुनि मंदिर में, ये जो मंदिर है हापा मुनि मंदिर, इसे हम यहां डिनोट कर दे रहे हैं। इसी मंदिर में, इसी हापा मुनि मंदिर में एक कौन थे? मराठी सियानाथ देव साहब थे। मराठी सियानाथ देव द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। मतलब मराठी सियानाथ देव द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा, स्थापित किया गया। मतलब किनके द्वारा? मराठी सियानाथ देव के द्वारा। क्या स्थापना किया गया? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कहां की गई? हापा मुनि मंदिर में। किस नागवंशी शासक के काल में? शिवदास कर्ण के काल में। यहां जो लोधी वंश, इसके कालखंड आगे देखेंगे 1399 से 1427 ईस्वी हम लोग देखेंगे मराठी सेना। इसके अगले शासक जो हमारे होंगे वो लोधी वंश के समकालीन होंगे। इनके अगले शासक लोधी वंश के समकालीन होंगे। और हम देख पा रहे हैं कि जितना भी इस स्थिति में धीरे धीरे जितना कर्ण शासक जो थे हमारे नागवंशी शासक धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं अपना क्षेत्र में। उसके बाद जो प्रताप कर्ण साहब आते हैं, कौन सा? प्रताप कर्ण। तो इनके बाद जो लोग देखेंगे एक अगला शासक वह थे प्रताप कर्ण। आइए देखते हैं प्रताप कर्ण के बारे में। एक आपका बहुत ही, इसके आगे देखेंगे प्रताप कर्ण
प्रतापकर्ण जो थे 1451 से 1469 इनका शासनकाल है। 1451 से 1469 ईस्वी तक इसका शासन कालखंड है। ये प्रतापकर्ण जो थे इनकी दो बातें, ये कर्णपुरा को अपना क्षेत्र में मिला लिए। पहला बात क्या था, कर्णपुरा को हासिल किए इन्होंने, कर्णपुरा क्षेत्र, कर्णपुरा क्षेत्र हासिल किए, ठीक है, कर्णपुरा क्षेत्र हासिल किए अपने शासनकाल में। और दूसरा जो देखेंगे कि लोधी वंश के समकालीन ये प्रतापकर्ण साहब थे, लोधी वंश के समकालीन थे, लोधी वंश के समकालीन थे। एक मोटा मोटी ये बात था। इनके अलावे और भी थे, क्षत्रकर्ण थे, विराट कर्ण थे, इनके क्षत्रकर्ण भी समकालीन थे, विराट कर्ण भी थे, ये समकालीन थे लोधी वंश के। क्षत्रकर्ण, विराट कर्ण, ये सारे नागवंशी शासक लोधी वंश के समकालीन थे। अब हम देखते हैं, अब प्रतापकर्ण के बारे में हम लोग इतनी जानकारी, ये बहुत बड़ा काम नहीं किया था, एक केवल कर्णपुरा क्षेत्र को हासिल किया था, अपना राज्य में मिलाया था, एक बहुत बड़ी बात थी। इनके बाद इसके बाद इसका कोई उपलब्धि नहीं है इनका। आगे इसके बाद प्रतापकर्ण के बाद हम लोग देखेंगे दुर्जन शाह के बारे में, जो कि दुर्जन शाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थे, एक महत्वपूर्ण राजा थे, ठीक है। कौन थे महत्वपूर्ण राजा? दुर्जन शाह। इसे अब हम मिटाते हैं, दुर्जन शाह के बारे में, दुर्जन शाह के बारे में हम मिटाते हैं इसे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शासक दुर्जन शाह, दुर्जन शाह देखेंगे नेक्स्ट शासक दुर्जन शाह के बारे में। आइए अब हम लोग 1550 से 1590 दुर्जन शाह का शासन कालखंड होता है। दुर्जन शाह, दुर्जन शाह 1550 से 1590 ईस्वी तक इनका कालखंड होता है। मतलब 40 वर्षों के शासन काल में इनका जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अपनी राजधानी दोइसा को बनाया था। अपनी राजधानी, सबसे पहला काम जो इन्होंने किया था वह अपनी राजधानी दोइसा को बनाया था। किसको बनाया था? दोइसा। तो राजधानी जो थी दोइसा को बनाया, दोइसा या डोइसा भी लिखता है भाई, राजधानी दोइसा को बनाया, ठीक है। दुर्जन शाह, दा से दुर्जन शाह, दा से दोइसा, तो इसे याद रखेंगे। दोइसा अपनी राजधानी बनाई किसने? दुर्जन शाह ने। यही दुर्जन शाह इसी राजधानी में एक नवरत्न गढ़ राजप्रसाद का निर्माण करता है। इसी दोइसा में, इसी अपनी राजधानी में ही नवरत्न गढ़ राजप्रसाद, नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराते। नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण दोइसा में, नवरत्नगढ़ राजप्रसाद दोइसा में निर्माण करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। अभी देखिएगा कि भारत सरकार राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया है। वर्तमान समय में भारत सरकार जो है इस नवरत्नगढ़ राजप्रसाद जो किला, ये हमारा है राजप्रसाद है, जो महल है, ये जो है 2000 शायद ये न्यूज में था, सितंबर 2019 की बात है कि भारत सरकार जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। कब किया भाई? तो सितंबर 2019 से, करंट की बात है। खैर, यह जो निर्माण किया गया डोइसा, आप देखेंगे कहां है भाई? तो गुमला में। ये डोइसा कहां है? तो ये गुमला में, ये गुमला में, तो हम ये लिख दे रहे हैं गुमला में। ये डोइसा का जो निर्माण हुआ कहां पे हुआ? गुमला में हुआ।
इसका मतलब जो है कि दुर्जन शाह जो राजधानी बनाया, किसे बनाया? पहला एक सवाल यहां से बनता है कि दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? डोईसा को बनाया। दूसरा सवाल बनता है कि किस जगह पर इन्होंने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? तो डोईसा में ही कराया था। कहां कराया था? डोईसा का में ही निर्माण कराया था। और यह जो है किस जिला में स्थित है? तो गुमला में। किस जिला में? गुमला में। ये जो गुमला एक सिसई प्रखंड है, उसी सिसई प्रखंड में, सिसई प्रखंड के आसपास में ही है ये डोईसा। सिसई प्रखंड, गुमला के सिसई प्रखंड के आसपास में ही ये आपका डोईसा है वर्तमान समय में। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे राम शाह के बारे में। अब जो इनका नेक्स्ट जो शासक है राम शाह, 1690 से 1715। राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी तक ये शासन किए। अब इन राम शाह के बारे में हम लोग, छोटा छोटा सवाल है, यहां से आता ही रहता है, इसलिए इसको समझना जरूरत है। अब सोचिए कि 1690 से 1715 ईस्वी है, 1715 ईस्वी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मुगल बादशाह अर्थात मुगल काल का जब पतन हो रहा था, उत्तरवर्ती मुगल काल जब चल रहा था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। और 1707 ईस्वी के बाद लगातार जो हमारा मुगल साम्राज्य था वह धीरे धीरे विघटन की ओर प्रारंभ कर दिया गया। यह जो विघटन हुआ वो कमजोर शासकों की बदौलत हुआ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के जो पुत्र थे वह सत्ता के लिए आपस में ही भिड़ गए। तो औरंगजेब का पुत्र थे मुअज्जम, आजम, कामबख्श भी। ये तीनों पुत्र औरंगजेब के ही थे। तो मुअज्जम आजम जो थे, पूरा ये तीनों भाई एक दूसरे में क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा करते थे सत्ता के लिए। जब बाप की मृत्यु होता है तो सत्ता के लिए तीनों भाई लड़ाई लड़ते हैं, और फाइनली जो जीतते हैं वह मुअज्जम साहब जीत जाते हैं। और मुअज्जम जब जीतता है तो उस मुगल की गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह के नाम पर, बहादुर शाह प्रथम के नाम पर। तो इसका मतलब यह हुआ 1707 से, तो 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है, जिसका मतलब यह हुआ कि राम शाह के समकालीन कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। कौन थे भाई? बहादुर शाह प्रथम। आप इसे याद रखेंगे कि राम शाह समकालीन थे बहादुर शाह प्रथम के। अब इनका जो है देख रहे हैं, इनका लगभग माना जाता है 10 पुत्र। राम शाह के 10 पुत्र माने जाते हैं, लेकिन उन 10 पुत्रों में जो योग्य माना जाता है, एक जो बड़ा पुत्र था, हम यहां लिखते हैं 10 पुत्र में इनका एक फोर्थ, एक चौथा, फोर्थ सन लिख दे रहे हैं भाई। फोर्थ सन मतलब चौथा बेटा जो था, कौन था? एनीसा था। फोर्थ सन जो थे एक कौन थे? एनीसा। और जो बड़ा था, सबसे फर्स्ट मतलब बड़ा, फर्स्ट सन मतलब बड़ा पुत्र, फर्स्ट सन मतलब बड़ा पुत्र जो थे वह थे यदुनाथ शाह। कौन थे? यदुनाथ शाह। अब जो एनी शाह साहब थे, एनी शाह, इस एनी शाह ने क्या किए कि इस एनी शाह ने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस एनी शाह ने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया।
निर्माण कराया। ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है भाई? तो रांची में। कहाँ? रांची में। इसे याद रखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो कराया, किसने कराया था? तो आपका एनी शाह साहब ने। कब कराया था? 1691 ईस्वी में। हटिया और बाजार को भी इन्होंने बसाया था अपने शासनकाल में। इस समय हटिया और बाजार को भी बसाया था। हटिया और बाजार को भी बसाया था। बाजार को बसाने का काम किया, बसाया। हटिया और बाजार को भी बसाया। ये जो हम देख पा रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी साहब करते हैं, जो चौथा पुत्र हैं किनके? राम शाह के। और पहला जो सबसे बड़ा पुत्र है यदुनाथ शाह। तो ये 1691 इसी शासनकाल में, राम शाह के शासनकाल खंड में ही ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करते हैं। और अपना जो राजधानी बनाते हैं वह सतरंजी बनाते हैं। अपनी राजधानी कहां बनाते हैं? सतरंजी। इनकी राजधानी, हम यहां एनी शाह के बारे में लिखते हैं, इनकी राजधानी सतरंजी। सतरंजी, ये सतरंजी कहां है भाई? तो आपका स्वर्ण रेखा नदी के समीप। स्वर्ण रेखा के समीप। स्वर्ण रेखा के समीप। ठीक है। मतलब एनिसा का यहां 3 काम याद रखिएगा। एक तो हटिया और बाजार को बसाने का काम किया, पहली राजधानी अपनी सतरंजी को बना दिया। तीसरी 1691 ईस्वी में सबसे बड़ी जो बात है, आज भी देखने को मिलता है मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करा दिया। किसने? एनिसा ने। अब हम देखते हैं इस यदुनाथ साहब ने क्या क्या करवाए। अगर हम बात करें इस यदुनाथ साहब का, हम यहीं से नेक्स्ट हम इसका जो टाइम पीरियड है मान लेते हैं। यदुनाथ साहब का टाइम पीरियड यहीं इसी का हम फिगर बना देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यदुनाथ शाह 1715 से 1724 ईस्वी तक इसका कालखंड माना जाता है। 1715 से 1724 ईस्वी तक। ठीक है। ये जो एनी शाह के है, अब हम लोग यदुनाथ शाह के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो काम है, इसका जो पहला चीज हम लोग याद रखेंगे, ये किनका पुत्र थे? ये बड़ा पुत्र थे। बड़ा पुत्र किनका? राम शाह का बड़ा पुत्र। राम शाह का बड़ा पुत्र। यहां वैसे हम बता दिए फर्स्ट सन, इसका मतलब इसी का पुत्र है, तो यहां भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यदुनाथ शाह ने पालकोट को राजधानी बनाया। यदुनाथ शाह ने किसको बना दिया? पालकोट को। दूसरा जो काम किया, पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। पालकोट को राजधानी बनाया। पहला काम, जो सबसे बड़ा चीज है। और जो नेक्स्ट जो काम था, यदुनाथ शाह जो था फर्रुखसियर के समकालीन थे। ये यदुनाथ शाह जो थे, यदुनाथ शाह ये फर्रुखसियर के समकालीन थे। फर्रुखसियर के समकालीन थे। फर्रुखसियर के समकालीन थे। ठीक है। मतलब फर्रुखसियर मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, आप देखे होंगे, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह। ठीक है। ये आप देखेंगे फर्रुखसियर के समकालीन थे। कौन? इनका फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी माना जाता है। 1713 से 1719। ठीक है। कहीं कहीं 20 भी रहता है, आप देखिएगा। उसके बाद 20 से 48 तक आपका रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का रहता है शासनकाल। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदुनाथ शाह फर्रुखसियर के समकालीन थे, पालकट को राजधानी बनाया। और ये राम शाह का ये क्या थे? बड़ा पुत्र थे। अब जो हम इनके बारे में छोटा छोटा जो शासक हैं, अब उसे देखते हैं, बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। जगन्नाथ
जगन्नाथ सहदेव के बारे में भोरों को राजधानी बनाया था। जगन्नाथ सहदेव, जगन्नाथ सहदेव एक पॉइंट है। जगन्नाथ सहदेव, तो जगन्नाथ सहदेव जो थे अपनी राजधानी जो जिसे बनाया किसको, पालकोट भोरो, अपना राजधानी किसे बनाया, राजधानी पालकोट भोरो ही लिखिए, कहीं कहीं पालकोट भोरो देता, भोरो ही लिख लीजिए, भोरो को बनाया। किसको बनाया, इनकी राजधानी जगन्नाथ सहदेव कहां बनाया, भोरो को। उसके बाद नेक्स्ट जो है उदयनाथ सहदेव, छोटा है केवल, बहुत बड़ा रोल नहीं है। उदयनाथ सहदेव याद रखेंगे, उदयनाथ सहदेव ये भी जो अपनी राजधानी बनाया वह रातूगढ़ को बनाया। राजधानी जो बनाए, किसे बनाया राजधानी, तो रातूगढ़ को बनाया, रातूगढ़, ठीक है। उदयनाथ सहदेव ये किनको, रातूगढ़ बनाया। उसके बाद श्याम सुंदर सा एक जो अंतिम है, श्याम सुंदर सा, तो ये जो श्याम सुंदर सा है, यहां आपको एक चीज याद रखने वाली बात है, 1740 से 1745 ऐसा माना जाता है कि श्याम सुंदर शाह के समय में ही पहली बार मराठों का आक्रमण हुआ था। पहली बार मराठों का आक्रमण हुआ था, पहली बार मराठों का आक्रमण, ठीक है। श्याम सुंदर शाह जो थे इसी के शासनकाल में पहली बार मराठों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। यहां तक श्याम सुंदर शाह, इनका जो 40 से 45, 1740-45 इसका शासनकाल है। यहां थोड़ा अगर कर दें 1740 से 1745 ईस्वी इनका समकालीन, ये इनका टाइम पीरियड था। तो इसी के शासनकाल में पहली बार मराठों का आक्रमण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। और यहां हम देख पा रहे होंगे कि यहां जो आपका, अब हम देखते हैं कुछ नोट करके महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे चीजों को दर्शाता है। अब कुछ नोट हम दिखाते हैं आपको, जो कुछ बच गए हैं इसे मिटाते हैं। अब नोट करके लिखिए, नोट में नागवंशी की राजधानी क्रमबद्ध जो सवाल पूछते हैं, नोट, नोट, ठीक है। ये जो पहला जो हमारा नोट रहेगा, सबसे बड़ी नागवंश की राजधानी, नागवंश की राजधानी, यहां से सवाल ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए एक लिस्ट बना दे रहे हैं। नागवंश की राजधानी, पहली जो राजधानी थी, पहली, वह पहली कौन थी, तो सुतियांबे, जो फनी मुकुट राय साहब ने बनाए थे, सुतियांबे पहली जो थी वह थे सुतियांबे, ठीक है। और अंतिम जो राजधानी बना नागवंशियों का, अंतिम जो बना वह कौन था, रातूगढ़ था, ठीक है, रातूगढ़, ठीक है। रातूगढ़ किसने बनाया था, उदयनाथ सहदेव ने, अभी देखे हम लोग रातूगढ़। दूसरा, अब हम लोग दूसरा चीज जो बात करते हैं, कभी कभी राजधानियों का क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम से सजाने के लिए, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये राजधानी पूछा जाता है। तो हम इसे देखते हैं, राजधानियों का सही क्रम, राजधानियों का सही क्रम, इस राजधानियों का सही क्रम हम लोग देखते हैं, राजधानियों का सही क्रम, राजधानियों का सही क्रम। अब हम लोग देखते हैं राजधानियों का सही क्रम। पहला जो हम देख रहे हैं कौन, सुतियांबे, सुतियांबे, ठीक है। इनके संस्थापक, इस राजधानी के संस्थापक कौन थे, सुतियांबे, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट संस्थापक बोलिए या राजधानी निर्माता, ठीक है, राजधानी निर्माता इनके सुतियांबे। दूसरा हम लोग देखेंगे, सुतियांबे के बाद जो आया वह कौन था, चुटिया, कौन,
चुटिया, चुटिया को राजधानी नागवंशियों ने बनाया। चुटिया को नागवंशियों ने राजधानी बनाया। किसने बनाया था? तो प्रताप राय ने। किसने बनाया था? प्रताप राय ने। उसके बाद जो बनाया तीसरा, खुखरा को बनाया। ठीक है, खुखरा को किसने बनाया था? भीमकर्ण साहब। हम लोग देखे आज की क्लास में कि खुखरा को भीमकर्ण ने बनाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे डोईसा, डोईसा या दोईसा, इसको हम पहले बोल चुके हैं। ये जो था, ये किसने? दुर्जन शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? दुर्जन शाह ने। दुर्जन शाह इसके संस्थापक थे, याद रहना चाहिए। चुटिया, खुखरा, डोईसा। उसके बाद जो राजधानी बना पालकोट, पालकोट, पालकोट यदुनाथ शाह ने बनाए थे। यदुनाथ शाह कौन थे? राम शाह का बड़ा पुत्र यदुनाथ शाह। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बना पालकोट के बाद भोरो, पालकोट भोरो भी कहते हैं कभी कभी, पालकोट भोरो, पालकोट भोरो। ये जो भोरो जो बनाए थे वह जगन्नाथ शाह बनाया था। किसने बनाया था? जगन्नाथ शाहदेव, जगन्नाथ शाहदेव या जगन्नाथ शाह भी कहीं कहीं लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, जगन्नाथ शाह। ठीक है, जगन्नाथ शाह या जगन्नाथ शाहदेव, शाह के जगह शाहदेव भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आखिरी का जो राजधानी बना वह रातूगढ़ था, रातूगढ़। तो रातूगढ़ को किसने बनाया था? तो उदयनाथ शाह ने, उदयनाथ शाह ने। ठीक है, पालकोट, भोरो, रातूगढ़, 7 देखे राजधानी। इस प्रकार से हम लोग ये राजधानी एक क्रम से है, एकदम क्रम है, इसे याद रखेंगे आप लोग, मिलाने के लिए दिया जाएगा आपको। तो रातूगढ़। और ये आखिरी जो नोट का जो महत्वपूर्ण का एक तीसरा जो पक्ष, तीसरा जो बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस नागवंशियों का अंतिम राजा जो 62वां राजा हुए थे, नागवंशियों का अंतिम राजा जो 62वां राजा हुए थे, उस राजा का नाम क्या था? चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव। क्या नाम था? चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव। चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव या शाह भी कह सकते हैं, शाहदेव, शरणनाथ शाह या शाहदेव। चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के शासन काल में जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारी उन्मूलन हुआ। ये जमींदारी उन्मूलन कब हुआ? उन्मूलन ये 1952 में, यहां 1952 में हम लिखते हैं, जमींदारी उन्मूलन 1952 में हुआ। ठीक है, जमींदारियों का खत्म हो चुका था, जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी थी। तो जमींदारी उन्मूलन किसके शासनकाल में? चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के शासनकाल में। और एक आखिरी इन्हीं के द्वारा, चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव जो थे, ये जो थे चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव जो थे 62वें राजा थे नागवंशियों का। अंतिम व 62वें राजा नागवंशियों का था। अंतिम 62वें राजा नागवंशियों का राजा थे, अंतिम 62वें राजा थे चिंतामणि शरणनाथ। नागवंशियों की यहां लिख देते हैं स्टार्टिंग में, नागवंश के अंतिम 62वें राजा थे। ठीक है, तो ये अंतिम, अगर पूछा जाए कि नागवंश का अंतिम राजा कौन थे, तो अंतिम राजा आप देखेंगे चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव, जो वर्तमान 2014 में इनका देहांत हुआ। 2014 में इनका क्या हुआ? देहांत हुआ, 2014 ईस्वी में, हेमंत सरकार के कार्यकाल में।
तो ये जो अभी थे वर्तमान प्रखंड हमारा देख रहे हैं किस प्रकार से 62वें राजा थे अभी, और अंतिम माना गया किनको, चिंतामणि शरणनाथ सहदेव को। इनका अगर जन्म की बात किया जाए तो 14 दिसंबर 1931 को हुआ था। चिंतामणि जी का जन्म जो हुआ था 14 दिसंबर 1931 ईस्वी को माना जाता है। 14 दिसंबर 1931 ईस्वी को माना जाता है। और इनकी अगर मृत्यु की बात किया जाए, मृत्यु तो 2014 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, लगभग 82-83 साल ये जिए। कितना साल हो गया आपका, लगभग 80 प्लस है इनका। तो 2014 में इनकी मृत्यु हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से नागवंशियों के बारे में हम लोग डिटेल्स हम लोग पढ़े और बेहद ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़े। अगर नागवंशियों का ये अंतिम राजा जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो है चिंतामणि शरणनाथ की मृत्यु 2014 में हुई थी। ये बार बार हम रिपीट भी कर रहे हैं, ये सोर्सेस हम गूगल से ही सर्च किए हैं। ठीक है, प्रभात खबर का कटिंग था, उन्हीं के माध्यम से इस बात को हम बता रहे हैं। सोर्स हम बता रहे हैं, सोर्स इसका 14 दिसंबर 1931 को जन्म और मृत्यु 2014। इस प्रकार से नागवंश राज्य का जितना भी था वह खत्म हो गया। नागवंशियों का राजा के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण शासक को हम लोग को पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो रक्सैल वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।